हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले मैंने सारा केमिस्ट्री का चैप्टर कवर कर दिया है, सारे लेक्चर्स हो गए हैं, उसके पार्ट वाइज मैंने सब कुछ वीडियो बना दिया है। अगर आपने केमिस्ट्री का अभी तक कोई भी लेक्चर नहीं अटेंड किया है या किसी भी चैप्टर में आपको डाउट है तो आप पार्टिकुलर वो सारे वीडियो देख सकते हो। मैंने प्ले लिस्ट वाइज सारा सेव करके रखा हुआ है। अब हम लोग फिजिक्स में क्या करेंगे कि सबसे पहले लाइट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये पूरा चैप्टर मैंने 3 लेक्चर में कवर किया हुआ है, ठीक है। तो आप तीनों लेक्चर को देखो, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, या फिर मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले मैंने केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसको देखो, समझो, ठीक है। फिर फिजिक्स मैंने स्टार्ट किया, इसके बाद फिर मैं बायो करूँगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। फिजिक्स में पहला चैप्टर इन्होंने क्या दिया, चैप्टर 10 है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें क्या दिया है, We see a variety of objects in the world around us. However, we are unable to see anything in a dark room. हम डार्क रूम में क्या होता है, कुछ भी नहीं देख पाते, जबकि ऑब्जेक्ट तो वहीं पे है। फिर भी क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है ऑब्जेक्ट से। ऑन लाइटिंग ऑफ द रूम थिंग्स बिकम विजिबल. व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट डेट फॉल्स ऑन इट। मतलब कोई लाइट क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होती है, हमारे आंखों में पड़ती है और हमें वो दिखने लगती है। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज एनेबल अस टू सी थिंग्स, ठीक है। वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। हम ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू भी देख सकते हैं, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया। There are a number of common wonderful phenomena associated with light such as image formation by mirrors. मिरर से कैसे इमेज बन जाता है, क्या होता है। उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, देखा भी होगा आपने। ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, ये भी देखा होगा। ये सब कैसे बन रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम एज सो ऑन। बेंडिंग ऑफ लाइट ऑफ ए मीडियम मतलब जैसे ग्लास के अंदर आपने पेंसिल डाला, अगर उसमें वाटर है तो वो कैसा पेंसिल हमें बेंड दिखेगा। अ स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम, ठीक है। लाइट की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छा ऐसा कुछ होता है। बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना अराउंड अस वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लाइट कैसा, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। द फैक्ट दैट ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट ए शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट। अगर कोई लाइट आ रही है, ठीक है, सोर्स लाइट, अगर उसके सामने कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट आप रख दोगे तो उसका एकदम शार्प इमेज बनेगा, ठीक है, शैडो बनेगा, यूजुअली इंडिकेटेड एज ए रे ऑफ लाइट। इन्होंने नेक्स्ट क्या दिया, मोर टू नो में, इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल लाइट हैज टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी लाइट के सामने आपने छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया तो लाइट क्या होगी, वो बेंड हो जाती है, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, वो ऐसे डिफ्रैक्ट हो जाएगी, कहने का मतलब है, उसी को डिफ्रैक्शन कहते हैं। वो डिफ्रैक्ट हो जाती है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स रेज फेल्स, ठीक है। ऑप्टिक्स वेव के जैसा, ऑप्टिक्स के जैसा नहीं समझ सकती स्ट्रेट लाइन में, तो जा नहीं रही है। टू एक्सप्लेन फिनोमेना सच ए डिफ्रैक्शन, अब ये डिफ्रैक्शन को समझाने के लिए लाइट इज थॉट एज ऑफ वेव। हम लाइट को वेव के जैसा समझने लगते हैं कि वो मूव, ये क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है, घूम जा रहा है, तो लाइट कैसा एक तरह का वेव है। The details of which you will study in higher class. क्लास 12 में लाइट को डिटेल में बताया गया है, वहाँ आप जरूर पढ़ोगे इसको। Again at the beginning of the 20th century, it became known that the wave theory of light often becomes inadequate for treatment of the interaction of light with matter, and light often behaves somewhat like a stream of particles. तो स्टार्टिंग में 20th सेंचुरी में लाइट को कैसा स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स के जैसा समझा गया था कि ठीक है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है। दिस कन्फ्यूजन अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट कंटिन्यूड फॉर सम ईयर्स, और ये कन्फ्यूजन बहुत सालों तक रहा, टिल ए मॉडर्न क्वांटम थियोरी। फिर उसका एक मॉडर्न क्वांटम थियोरी आया, क्वांटम फिजिक्स आया। फिर वहाँ पे लाइट को बताया गया कि लाइट ना तो वेव है आपका और ना ही पार्टिकल है, ये क्या है आपका, एक वेव नेचर है। तो इन्होंने थोड़ा सा फ्यूचर की बातें बताई हैं कि लाइट रियली में क्या है, तो एक तरह का वेव नेचर है, बस इतना ध्यान में रखना है।
इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहले तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट. This basic concept will help us in the study of some of the optical phenomena in nature. We shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirrors. हम spherical mirrors के बारे में भी पढ़ेंगे and refraction of light and their application in real life situations. ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं. Reflection of light पहले स्टार्ट हो रहा है. क्या दिया इसमें ध्यान से समझना है. हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर पता ही कैसा होता है, सिल्वर पॉलिश्ड रहता है ना पीछे से उसका. रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट. तो जो नॉर्मल मिरर जो घर में हम यूज़ करते हैं उसमें जो भी लाइट इंसिडेंट होती है तो मैक्सिमम लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है. कुछ ही लाइट होते हैं वो जो एब्जॉर्ब करता है, बाकी का सारा लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हमारा इमेज क्लियर दिखता है. तो यहाँ पे एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है. आपने क्लास 8 में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा होगा. वही दो लॉज यहाँ पे फिर से उन्होंने दिया है. क्या कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका एंगल आई होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर होता है. तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इन्होंने पहला बताया है, जो कि आपको पता ही होगा. दूसरा द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे. अब कैसा होता है कि इंसिडेंट रे मान लो ओ पे आके पड़ा, वो पॉइंट से ही फिर आपका रिफ्लेक्ट हो गया वो लाइट, तो वो रिफ्लेक्टेड हो गया. अब उसी ओ पे मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर बना दिया. तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल रे है वो तीनों ओ पॉइंट पे ही है. तो ये क्या कहलाएगा, ये सारा ओ पॉइंट एक सेम प्लेन पे है. ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये तीनों रे एक ही पॉइंट पे है, एक ही प्लेन में है, ऐसा वो कहना चाहता है सेकेंड लॉ में. These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surface. और ये लॉज सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे काम आएंगे, सब पे फॉलो किया जाएगा, चाहे वो आपका स्फेरिकल सरफेस ही क्यों ना हो. यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है आपको पता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है इमेज की. तो इमेज की दो टाइप के होते हैं आपको पता है, एक रियल इमेज होता है, एक वर्चुअल इमेज होता है. रियल इमेज मतलब जो जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सके, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज हम स्क्रीन पे दिखा दें तो वो कैसा इमेज है, वो रियल है. और किसी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर आप स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हो तो वो वर्चुअल है. तो प्लेन मिरर में हमारा जो इमेज दिखता है मिरर के अंदर, वो स्क्रीन पे तो नहीं दिख रहा है ना, वो तो मिरर के अंदर दिख रहा है, तो वो वर्चुअल इमेज कहलाता है. तो इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल होता है और साथ में इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब सीधा रहता है, हम सीधा खड़े हैं तो सीधा ही दिखेंगे, तो वो इरेक्ट होता है. द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट. जितने बड़े हम दिख हैं उतना ही बड़ा हमारा इमेज दिखेगा मिरर के अंदर. द इमेज फॉर्म्ड इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट. अब जितना नज़दीक या जितना दूर हम मिरर से खड़े रहेंगे उतना ही दूर या नज़दीक इमेज भी बनेगा मिरर के अंदर. अगर हम नज़दीक आएंगे तो इमेज भी नज़दीक आएगा, हम दूर जाएंगे तो इमेज भी दूर जाएगा. फर्दर द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड. लैटरली इन्वर्टेड यहाँ कहने का मतलब क्या है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है. लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि अगर आप राइट हैंड ऊपर करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड मिरर के अंदर लगता है कि उठा हुआ है. ठीक है, आप राइट, जैसे आप लेटर्स का सिंपल एग्जांपल ले लो, कोई भी लेटर्स को आप मिरर में देखो वो उल्टा दिखेगा. जैसे एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वो मिरर इमेज रहता है ना, तो वही इन्होंने उसी को बोला जाता है लैटरली इन्वर्टेड. हाउ वुड द इमेजेस बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व. अब ये तो प्लेन की बात होगी कि प्लेन सरफेस पे कैसा क्या हो रहा है, कैसा इमेज बन रहा है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है इमेज की. अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, कर्व्ड हो जाए, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड हो जाए तो क्या होगा. तो उन्होंने एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि टेक ए लार्ज शाइनिंग स्पून. तो आप चाहो तो एक स्पून लेके आ सकते हो, वीडियो को पॉज कर दो और फिर आगे मैं बता देता हूँ. तो इन्होंने क्या किया है कि अब स्पून में दो पार्ट होते हैं, एक जो इनवर्ड कर्व्ड होता है जिससे हम कुछ भी खाना खाते हैं स्पून से, और एक उसका जस्ट अपोजिट साइड. ठीक है, तो अगर उस पर आप अपना इमेज दिखोगे तो जब अंदर वाले साइड का देखोगे, अंदर से देखोगे, इनवर्ड वाले साइड से देखोगे तो आपको इमेज छोटा दिखेगा और सीधा दिखेगा, उल्टा दिखेगा, सॉरी इन्वर्टेड दिखता है. और जब उल्टे साइड से देखोगे, पीछे साइड से देखोगे तो इमेज बड़ा दिखेगा. ठीक है, और सीधा सीधा दिखेगा. तो वही उसने यहाँ पे लिखा हुआ है.
द कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज ए कर्व्ड मिरर। ठीक है, जो कर्व्ड सरफेस है शाइनिंग स्पून का, उसको हम लोग कर्व्ड मिरर के जैसा इमेजिन कर सकते हैं, मान सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। और जो कर्व्ड मिरर ज़्यादातर यूज होते हैं उसको क्या कहा जाता है? स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर्स कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ ए स्फेयर। अब ये जो स्फेरिकल मिरर आया, कहाँ से आया, कहाँ से बनाया गया? तो एक बड़े से ग्लास का स्फेयर को कट करके बनाया गया है। मैं आगे बताऊंगा, पर आप फिलहाल इतना समझ लो कि ग्लास का एक स्फेयर है, उसको कट कर दिया गया है, तो वैसा कुछ ये बता रहा है। सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो जाहिर सी बात है, स्फेयर में से और कट करोगे तो स्फेरिकल ही दिखेगा, तो वो स्फेरिकल मिरर हो जाते हैं। अब स्फेरिकल मिरर में थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि क्या होता है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड। अब वो स्फेरिकल मिरर कर्व्ड इनवर्ड के जैसा हो सकता है या आउटवर्ड भी हो सकता है, पीछे से देखा तो। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, और curved inward है, that is faces towards the center of the sphere। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? कॉनकेव मिरर कहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि कॉनकेव मिरर कैसे आप समझ सकते हो कि केव के जैसा बना रहता है, सामने से कोई चीज़ एंटर हो सकती है, तो केव है तो इसीलिए कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो वो कॉनकेव मिरर इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट क्या दिया है? और स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। अगर कर्व्ड आपका आउटवर्ड की तरफ रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो दो तरह का इन्होंने यहाँ पे बताया है। एक बताया है कॉनकेव मिरर, जो कि आपको क्या हो जाएगा? इनवर्ड रहेगा। ठीक है, कॉनकेव को आप याद करने का तरीका ऐसा केव के जैसा याद कर सकते हो कि केव कैसा रहता है, ऐसा ही रहता है ना, कोई चीज़ उसके अंदर एंटर करती है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर हो गया। दूसरा क्या दिया इन्होंने कि जो स्फेरिकल मिरर ऐसे हो जो कि आउटवर्ड की तरफ हो, तो आउटवर्ड की तरफ रहेगा तो क्या हो जाएगा? उसका नाम कॉन्वेक्स मिरर नाम हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो दो तरह के मिरर इन्होंने समझाया। द सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मिरर्स इज शोन इन फिगर। आप नीचे फिगर देख सकते हो। ये पहला वाला है, केव के जैसा, कोई भी चीज़ सामने से एंटर कर सकती है। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। इसके पीछे से हमने पेंटिंग कर दिया हुआ है। और एक ऐसा मिरर जिसको अंदर से पेंट कर दिया जाए, अगर अंदर से पेंट कर दोगे तो क्या होगा? तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। बीच में सेंटर होगा, उस सेंटर को पोल कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट द सर्फेस ऑफ द स्पून कर्व्ड इनवर्ड कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू कॉनकेव मिरर। जो मैंने आपको बताया था, स्पून का अंदर का पार्ट वो कॉनकेव के जैसा आप देख सकते हो, जो बल्ज्ड आउटवर्ड है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर के जैसा रहेगा। उसमें आपने अपना इमेज भी देखा है, अगर नहीं देखा है तो अभी भी देख लो। Before we move further on spherical mirrors, we need to recognize and understand the meaning of few terms। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स समझने जरूरी है कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड। These terms are commonly used in discussion about spherical mirrors। और ये टर्म्स बार बार यूज होंगे, तो पहले उस टर्म्स को समझना जरूरी है। कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं? The center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called pole। अब कोई भी मिरर हो, जैसे कॉनकेव हो गया या कॉन्वेक्स हो गया, तो इन दोनों में एक सेंटर पॉइंट होगा, बीचों बीच सेंटर में, यहाँ मान सकते हो आप। इसको कहते हैं आपको पोल। तो वो इन्होंने यहाँ पे बताया, तो ये पोल है। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। मिरर के सरफेस पे होगा, हाँ दिख सकता है आपको। द पोल इज यूजुअली रेस्पेक्टेड बाय ए लेटर पी। और पोल को हम लोग लेटर पी से डिनोट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा पोल भी लिखा है और पी भी लिखा है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है, पोल क्या है, कैसे आया। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, पहले इसको समझा देता हूँ, फिर इन्होंने क्या लिखा है वो भी हम लोग देख लेंगे। अब ये बनता कैसे स्फेरिकल मिरर, इसको समझ लो थोड़ा ध्यान से। तो कैसा होता है कि मान लो एक स्फेयर है, पूरा ग्लास का स्फेयर है। उस ग्लास का स्फेयर है तो जाहिर सी बात है इसका एक डायमीटर होगा और बीच में सेंटर होगा। ठीक है, अब मैंने उसको क्या किया, यहाँ से ऐसा कट कर लिया। तो ये कट हुआ पार्ट कैसा दिखेगा? यहाँ पे नीचे वाला जैसा दिखेगा, कॉनकेव के जैसा दिखेगा। ठीक है, डिपेंड करता है आपने किधर से पेंटिंग किया हुआ है। बाहर से पेंट कर दिया तो कॉनकेव बन जाएगा, और इसी पार्ट को अंदर से पेंट कर दिया तो कॉन्वेक्स बन जाता है। अब ये पोल तो पता ही है, बीचों बीच स्फेरिकल मिरर पे होता है। इस पोल से मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया, एक इमेजिनरी लाइन बनाया, तो जाहिर सी बात है वो सेंटर को जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेंटर हो जाएगा, और सेंटर और पोल के बीच में फोकस होता है।
ये इमेजिनरी लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और ये जो पीसी डिस्टेंस है इसको कहते हैं रेडियस, कैपिटल आर। तो यही से यह पैराग्राफ में लिखा हुआ है, एक बार फिर से समझते हैं, फिर मैं समझा दूंगा। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर। कैसा पार्ट है? एक स्फेयर का पार्ट है, जो मैंने अभी समझाया आपको। दिस स्फेयर है जो सेंटर, उस स्फेयर का एक सेंटर भी होगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उस सेंटर का एक नाम है जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मिरर। अब ये क्या कहना चाहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का पार्ट नहीं है, मतलब मिरर से तो दूर है ना, एक इमेजिनरी पॉइंट है एक तरह से आप कह सकते हो, बट ये ओरिजिनल वाला सेंटर के जैसा ही है, वही ट्रीट करना है। इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मिरर से दूर रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। कॉन्केव मिरर के सामने की तरफ रहेगा, ठीक है। हाउएवर इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के पीछे साइड में रहेगा। आप नीचे पिक्चर भी देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने पिक्चर दिया हुआ है। ये कॉन्केव हो गया तो सामने की तरफ है, ये कॉन्वेक्स हो गया तो इसके पीछे की तरफ है, ठीक है। तो यही वो कहना चाहता है। नेक्स्ट दिया इन्होंने द रेडियस ऑफ द स्फेयर। अब उस स्फेयर का कुछ रेडियस भी होगा, जैसे डायमीटर मैंने बताया, तो स्फेयर रेडियस भी होगा। और उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स इट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ। उस रेडियस को क्या कहा जाएगा यहाँ पे? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसको लेटर आर से डिनोट करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। यू मे नोट डैट द डिस्टेंस पी सी, यहाँ पे जो डिस्टेंस पी सी है इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच होते हुए या उससे पास हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। जो ये बड़ी सी लाइन मैंने बनाई है वही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर। अब प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो नॉर्मल के जैसा बिहेव करता है, मतलब परपेंडिकुलर जैसा आप समझ सकते हो। अब नीचे एक और एक्टिविटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? होल्ड ए कॉन्केव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन। डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर टू ए शीट ऑफ पेपर। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों ने बचपन में क्या किया होगा, वो मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा ना, मैग्नीफाइंग ग्लास से हम पेपर को जलाते हैं, ठीक है। कैसे? वो आप क्या करोगे? सनलाइट उस मैग्नीफाइंग ग्लास पे आने दोगे और वो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करेगा? वो एक ब्राइट स्पॉट बन जाता है पेपर में। वो ब्राइट स्पॉट क्या करेगा? धीरे धीरे उसमें आग लगना स्टार्ट हो जाए, धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। होल्ड द मिरर एंड द पेपर इन द सेम पोजीशन फॉर ए फ्यू मिनट्स। क्या आप ऑब्जर्व करोगे तो उसमें से स्मोक निकल लेगा। द पेपर एट फर्स्ट बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। स्मोक निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इवेंचुअली इट मे बी इवन कैच फायर। वाई डज इट बर्न? द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज्ड। जो भी लाइट आ रही थी सन से वो कन्वर्ज हो गई, मतलब एक जगह आके मिल गई एट ए पॉइंट, और वो शार्प जो ब्राइट स्पॉट आप दिख रहे थे पेपर पे वैसा दिखेगा। इनफैक्ट वो जो ब्राइट स्पॉट है कह सकते हो वही क्या है? इमेज ऑफ द सन है, मतलब वो इमेज होता है सन का, ठीक है, ऑन द शीट ऑफ द पेपर। दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। और वो पॉइंट एक तरह से क्या है? फोकस भी आप कह सकते हो कि फोकस है, आप फोकस कर रहे हो। द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट्स द पेपर। द डिस्टेंस ऑफ द दिस इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर। और वो ब्राइट स्पॉट से लेके आपके मिरर तक का जो भी डिस्टेंस होगा, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, वही हमारा फोकल लेंथ होगा। फोकस से लेके मिरर तक का डिस्टेंस तो क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एफ जो है वो हमारा क्या है? वही फोकल लेंथ है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। डायग्राम में आप देख सकते हो पहला डायग्राम जो दिया हुआ है, अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत सारे रे पैरेलली आ रहे हैं, ठीक है। They are all meeting intersecting at a point on the principal axis of the mirror. This point is called the principal focus. और वो सारे लाइन पैरेलली आएंगे और मिरर से क्या होंगे? रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही जगह पे मिलेंगे। तो वो जो एक जगह मिल रहे हैं वही हमारा फोकस कहलाएगा। किसके लिए? कॉन्केव मिरर के लिए, ठीक है। सिमिलरली दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ भी पैरेलल लाइट्स तो आएगी ही, ठीक है। दूर में हमारा ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे है, जैसे सन बहुत दूर है इसलिए इन्फिनिटी पे है, वहाँ से पैरेलल लाइट्स आएंगी।
पर यहाँ पे क्या होगा, सारे पैरेलल लाइट्स जब मिरर से इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी इसी डायरेक्शन में, अंदर तो जा नहीं पाएगी कि हमने इधर से पेंट कर दिया था। तो हम क्या करेंगे, हर रिफ्लेक्टेड वाले लाइट का, जैसे यहाँ पे जो GM बनाया इन्होंने, GM का डॉटेड लाइन बनाएंगे तो वो फोकस पे ही आएगा। हर रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे की तरफ आप एक्सटेंड करोगे, चारों लाइट का जो इन्होंने किया एक्सटेंड, वो सारा फोकस पे ही मीट करेगा। तो इसमें भी वही लिखा है कि द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। तो वो जो लाइट अपीयर हो रहा है वो कहाँ के मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एफ, और प्रिंसिपल फोकस को या फोकस को हम लोग कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। और ये जो डिस्टेंस कह सकते हो PF या FP, ये डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f, लेटर F हम यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड ए लार्ज स्फेरिकल, द सरफेस देन हैज ए सर्कुलर आउटलाइन। ठीक है, स्फेरिकल मिरर है तो उसका सर्कुलर के आउटलाइन होगा। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। ये अपर्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा कि अब क्या बोला इसने कि द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक कॉन्केव मिरर बनाया है, तो ये जो MN है, ये जो डिस्टेंस है MN, यही हमारा क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। ठीक है, इन्होंने भी वही लिखा है, द डिस्टेंस MN रिप्रेजेंट्स द अपर्चर, वी शैल कंसीडर इन आवर डिस्कशन ओनली सच स्फेरिकल मिरर्स हुज अपर्चर इज मच स्मॉलर देन इट्स रेडियस। मतलब रेडियस क्या है यहाँ पे, C से लेके पूरा पोल तक, ठीक है, उससे छोटा MN होना चाहिए, रेडियस से छोटा ही हम अपर्चर लेंगे। तो वो ऐसे मिरर यहाँ पे बोला है आप कंसीडर करने के लिए। नेक्स्ट एक रिलेशनशिप भी है कि इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। आप देख सकते हो कि हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर C से लेके P तक है, पोल तक, और ये F से लेके P तक है, मतलब उसका हाफ है कह सकते हो आप एक तरह से। तो इन्होंने भी ये लिखा है क्या कि फॉर स्फेरिकल मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो डबल होगा, ट्वाइस द फोकल लेंथ होगा। मतलब R इक्वल टू 2F, इस पर छोटे छोटे से न्यूमेरिकल भी आते हैं फोकल लेंथ निकालने के लिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो इक्वल टू 2F होता है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 10 है तो फोकल लेंथ 5 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर लाइज मिड अवे, मिडवे कहीं ना कहीं बीच में रहता है, कहने का मतलब है आप कह सकते हो कि सेंटर मतलब बीच टाइप का रहता है, इसलिए 2 से उन्हें डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। हमने प्लेन मिरर का देखा था इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता था, इरेक्ट बनता था, लैटरली इन्वर्टेड होता था और सेम साइज का होता था। अब स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे कैसे बन सकते हैं, क्या क्या पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट का, तो क्या क्या इमेज बनेगा, कहाँ कहाँ बनेगा, वो देखना है इसमें। You have studied about the image formation of plane mirrors. You also know the nature, position, relative size of the images formed by them. ठीक है, सब पता है हमें। How about the images formed by spherical mirrors? How can we locate the images formed by concave mirrors? ठीक है, उसने ये सब पूछा कैसे हम क्या कर सकते हैं। एक एक्टिविटी उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, तो वो मैं आपको डायरेक्ट फिगर में ही बताता हूँ, नेक्स्ट पेज पे जो है। तो you will see in the above activity the nature of position and size of the image formed by a concave mirror depends on the position of the object in relation to P, F and C। कहने का मतलब क्या है कि आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ठीक है, बहुत दूर रखा है, नज़दीक रखा है या बहुत नज़दीक रखा है, फोकस के पास रखा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, कहाँ पे रखा है, उसके हिसाब से ही उसका इमेज बनेगा। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल फॉर सम पोजिशंस, और कभी कभी रियल बनेंगे और कभी कभी वर्चुअल इमेज भी बनेगा। ऐसा ऐसा केसेस उन्होंने बनाया है, हम डिटेल में सब देखने वाले। द इमेज इज ईदर मैग्नीफाइड, इमेज हमारा बड़ा बन सकता है ऑब्जेक्ट से, या फिर सेम साइज़ का ही बन सकता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, या ऑब्जेक्ट से छोटा भी इमेज बन सकता है। तो ऐसा ऐसा इन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने एक टेबल डायरेक्ट दे दिया है बिना इमेज को समझाए हुए, तो मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट इमेज के बाद दिया रहता तो ज़्यादा क्लियर हो जाता। तो ये पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आगे वहाँ आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इजीली समझ सकते हो।
तो फिलहाल ये वाला टेबल मैं स्किप कर रहा हूँ। पहले उससे पहले हमें ज़रूरी है ये जानना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम, हमें कुछ रूल्स समझने पड़ेंगे सबसे पहले कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर बनाना है स्फेरिकल मिरर का यूज करके तो क्या क्या रूल्स हमें पता होने चाहिए। ठीक है, कुछ रूल्स बिना बनाए कैसे हम इमेज बना सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है वी कैन ऑल्सो स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स बाय ड्राइंग रे डायग्राम्स, हम रे डायग्राम से बना सकते हैं ईजिली। कंसिडर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट of finite size placed in front of a spherical mirror. Each small portion of the extended object acts like a point source. An infinite number of rays originate from each of these points. उसने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे पॉइंट में आप डिवाइड कर लो, हर पॉइंट एक कैसा हो जाएगा, तो पॉइंट सोर्स हो जाएगा, मतलब वहाँ से एक लाइट निकल रही है ऐसा आपको इमेजिन करना है। और फिर वो लाइट निकलेगी तो वो इंसिडेंट होगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। तो वही इसने बोला है टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड आर्बिट्रेरली लार्ज नंबर ऑफ रेज इमेनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट कुड बी कंसिडर्ड। हाउएवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू कंसिडर ओनली 2 रेज, हम लोग क्या करेंगे अपने कन्वीनियंट के लिए सिर्फ 2 ही रे कंसिडर करेंगे। ऐसे ऑब्जेक्ट से तो बहुत सारे रे निकलेंगे, 10, 12, 20, 25 कितने भी निकल सकते हैं, बट हम अपने कन्वीनियंट के लिए ताकि पिक्चर क्लियर बने, डायग्राम अच्छा बने, उसके लिए हम क्या करेंगे सिर्फ 2 ही रे को कंसीडर करेंगे। दिस रेज आर सो चोजन दैट इट इज़ ईजी टू नो द डायरेक्शन ऑफ द आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ईजी होगा कि रिफ्लेक्शन के बाद कैसा डायग्राम बनना चाहिए, किधर डायरेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने एनी ऑफ द 2 फॉलोइंग रेज कैन बी कंसिडर फॉर लोकेशन। अब यहाँ पे दोनों, अगर कॉन्केव रहेगा तो कुछ ऐसा देखना है हमें, और कॉन्वेक्स रहेगा तो कुछ ऐसा देखना है। तो पहला रूल क्या कहता है कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे आप देख सकते हो कॉन्केव के केस में एक रे है वो पैरेलली आ रहा है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। कॉन्वेक्स में भी आप देख सकते हो कि पहला जो रे है वो पैरेलल ही आ रहा है। विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, तो वो जब इंसिडेंट होगा मिरर पे तो कहाँ से पास हो रहा है, तो फोकस से पास हो रहा है। कॉन्वेक्स में क्या होगा कि वो तो वापस लौट जाएगा, लेकिन वो पीछे अगर आप एक्सटेंड करोगे तो वो भी फोकस पे ही जाके मीट होता है। तो ये बोला कि कॉन्केव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए प्रिंसिपल फोकस इन ए कॉन्वेक्स मिरर, और इसमें हमें ऐसा अपीयर होगा, ऐसा लगेगा कि वो डाइवर्ज हो रहा है पीछे की तरफ। तो पिक्चर इन्होंने पहला समझाया है कि कोई भी लाइट अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास होगा। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है कि a ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। ठीक है, मतलब कि कोई भी लाइट अगर फोकस से ही आई तो वो मिरर से क्या होगा, इंसिडेंट हो गया। अब जब रिफ्लेक्ट होगा तो पैरेलल जाएगा, मतलब पहले केस का जस्ट उल्टा, उसमें पैरेलल था तो फोकस से गया, अब फोकस से आएगा तो पैरेलल जाएगा। ठीक है, तो दोनों केसेस में आप देख सकते हो यहाँ भी क्या हो रहा है कि पहले वो क्या कर रहा है, ये इधर से आ रही है लाइट, इंसिडेंट हो गई, अगर इसको मैंने थोड़ा आगे इंक्रीज किया तो वो फोकस पे जा रहा था, तो इसीलिए वो वापस जाएगा पैरेलली। ठीक है, तो ये कॉन्केव कॉन्वेक्स उन्होंने बनाया है। थर्ड वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये ध्यान में समझना है क्या। अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, क्या समझा इसका मतलब कि इसने क्या दिया कि अगर ऐसी कोई लाइट जो सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कुछ वैसा ही है कॉन्वेक्स में कि लाइट आई और इसको डॉटेड किया तो पीछे की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टकराने वाला था, तो वापस तो इधर आएगा नहीं, तो ये वापस उसी डायरेक्शन में चला जाता है। मतलब अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो उसी डायरेक्शन में निकल जाती है। अब ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन्होंने क्या लिखा उसी का आंसर यहाँ दिया हुआ है कि द लाइट रेज कम बैक अलोंग द सेम पाथ बिकॉज द इंसिडेंट रेज फॉल ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉर्मल मतलब ये परपेंडिकुलर वाला लॉजिक कि कोई भी लाइट अगर परपेंडिकुलर आ रही है तो परपेंडिकुलरली ही वापस निकल जाती है, नॉर्मली निकल जाती है, तो वो नॉर्मल वाला आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या पूछ रहा है, दिया इन्होंने अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट पी ऑन द कॉन्केव मिरर
और ए कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, मतलब कोई भी लाइट अगर किसी एंगल से पड़ रही है, सीधा पोल पे जाके उसने टकराया, एंगल क्या दिया है, आई बनेगा कुछ ना 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री बनेगा एंगल, तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगा, मतलब आई और आर इक्वल होंगे। यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल के जैसा बिहेव करेगा, तो इंसिडेंट लाइट आई बनाया उसने तो रिफ्लेक्टेड आर बनाएगा, आई और आर इक्वल हो जाता है। यहाँ भी कुछ वैसा ही है, पोल पे आया तो पोल से निकल गया और एंगल इक्वल होंगे। तीसरे भी रीजन में लिखा कि द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ध्यान में रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाएंगे कि कोई भी लाइट अगर पोल पे आई तो क्या होगा और क्यों होगा, तो पोल से टकराएगी ऑब्लिकली या किसी एंगल से, तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये लिखेंगे। और साथ में क्यों, क्योंकि वो कैसा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। और यहाँ पे जो आपका मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस बिहेव्स एज ए नॉर्मल रे, ऐसा भी आप लिख सकते हो। Remember that in all above cases the laws of reflection are followed at the point of incident. The incident ray is reflected in such a way that the angle of reflection equals the angle of incidence. तो यही उसने बोला कि यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया गया है हर जगह, सारे जगह, मतलब जो भी इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा आई और जो आर होगा वो सेम, जैसे यहाँ पे आई और आर इक्वल था, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हो कि आई और आर इक्वल है, उसने सी से एक नॉर्मल रे बनाया है, तो यहाँ भी आई और आर इक्वल है, यहाँ भी आई आर, तो ये चीज़ ये कहना चाहता है लास्टली कि हर जगह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया गया है। अब पहला पार्ट आपको दिया है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब हम लोग सारे रूल्स समझ गए, तो अब थोड़ा इजी होगा सारे डायग्राम को समझना। अब देखो यहाँ पे सब कुछ मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, वो पिछला जो टेबल मैंने बोला था ना स्किप कर रहा हूँ, वो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है ताकि समझाने में ईजी रहेगा। आप चाहो तो पिछले वाला टेबल भी रेफ़र कर सकते हो या आप लिख भी सकते हो, तो लिख लोगे तो थोड़ा आसान होगा, समझ में जल्दी आएगा। इसमें सबसे पहले आपको ये 2 पॉइंट समझना ज़रूरी है, क्या कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, तो उसका इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा कि ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इन्फिनिटी से मिरर की तरफ लेते आएंगे, पास लेके आएंगे मिरर के पास, तो इमेज क्या होगा, वो इमेज धीरे धीरे मिरर से दूर जाएगा। ऑब्जेक्ट विल मूव टुवर्ड्स मिरर एंड इमेज विल शिफ्ट अवे, इमेज दूर जाएगा। देखते कैसे, हर केसेस में आपको खुद दिखेगा कि ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पास आ रहा है और इमेज दूर जा रहा है मिरर से। पहला केस है कि ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी पे रख दिया, तो बहुत दूर है, तो डॉटेड लाइन से दिखाया इसने, मतलब बहुत दूर है। तो पहला रे दिखाया उसने, पैरेलल आया, रे पैरेलल आता है तो पता ही आपको फोकस से पास होता है। एक प्रिंसिपल एक्सिस पे भी रे जा सकता है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा तो वहीं से लौट जाएगा क्योंकि नॉर्मल के जैसा बिहेव करेगा। और एक नीचे से लाइट दिखाया, वो आपको फोकस से जाके पास हो गया। तो यहाँ पे क्या उसने लिखा है कि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ बना, फोकस पे। कैसे बनेगा इमेज, उसका अगर साइज़ की बात की जाए तो हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटा, पॉइंट साइज, एक पॉइंट के जैसा बन रहा है। ये जो फोकस है ना, इसी फोकस पे आपका इमेज है। जैसे वो सन वाले केस में आपने देखा था ना एक्टिविटी में कि सन का इमेज जो पेपर पे ब्राइट स्पॉट बन रहा था, सन कितना बड़ा है और उसका इमेज कितना छोटा सा बना ब्राइट स्पॉट पेपर पे, तो वही ये कहना चाहता है। दूसरा उसका ये कैसा बनेगा, तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा, मतलब इमेज रियल बन रहा है और इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपने इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर लिया ना, पेपर पे आ गया था, तो इसलिए रियल और इन्वर्टेड है। दूसरा है कि अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा नज़दीक लेके आएंगे, बताया था ना कि ऑब्जेक्ट विल मूव टुवर्ड्स मिरर, तो ऑब्जेक्ट क्या है, थोड़ा नज़दीक आया, मतलब थोड़ा नज़दीक मतलब बियॉन्ड सी लिखेंगे कि सी के पहले है। तो यहाँ से एक पैरेलल लाइट गई और वो फोकस से पास हो गया। एक लाइट कहाँ से जानी चाहिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया और वापस यहीं से निकल गया। और हमने बताया था कि 2 ही लाइट की बात कर रहा है, 2 ही रे की बात करेगा। ऐसे तो बहुत सारे रे निकलेंगे बट इन्होंने 2 ही रे कंसिडर किया ताकि पिक्चर अच्छा बने। तो आप देख सकते हो कि दोनों जब रिफ्लेक्ट होके पहले ये तो फोकस से निकल जाएगा, ये तो वापस चला जाएगा, ठीक है, ये तो हमने रूल्स भी देखा। तो दोनों जहाँ मीट करेंगे वही हमारा इमेज का पोजीशन होगा, वैसा साइज बनेगा। तो कहाँ बन रहा है ये इमेज, तो बिटवीन फोकस एंड सी, एफ एंड सी दिख रहा है आपको। कैसा बन रहा है, तो डिमिनिश्ड, छोटा बन गया, ठीक है। पोजीशन क्या है उसका, डिमिनिश्ड है। नेचर, तो नेचर कैसा है, तो रियल होगा और साथ में इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा। आप देख सकते हो ए बी सीधा था
उसका उल्टा यहाँ बना है, अपसाइड डाउन कह सकते हो आप इसको। उसी तरह नेक्स्ट वाले में अब उसने थोड़ा और आगे बढ़ाया और सी पे रख दिया, तो जब सी पे रख दोगे तो फिर से वही पैरेलल फोकस, और फोकस से गया तो पैरेलल, तो सी पे ही बनेगा। ऑब्जेक्ट भी सी पे है, इमेज भी सी पे है, सेम साइज है और रियल इन्वर्टेड रहेगा। थोड़ा और आगे लेके चले गए, मतलब कहाँ, सी और एफ के बीच में, तो फिर एक लाइट पैरेलल गई, फोकस से निकल गई, और एक सीधा गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गया। दोनों जहाँ मिलेंगे तो कहाँ, बिटवीन सी एंड एफ में हमने ऑब्जेक्ट को रखा, बियॉन्ड सी पे जाके इमेज बना, इन लार्ज बनेगा, देख सकते हो आप, बड़ा इमेज बन रहा है, और रियल और इन्वर्टेड तो रहेगा ही। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, आपका नज़दीक आ रहा है मिरर के पास, और इमेज धीरे धीरे दूर जा रहा है। अब अगला पोजीशन आपने गेस कर लिया होगा, वो जैसे ही फोकस पे रखेगा तो क्या होगा, जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना था, तो फोकस पे रखेगा तो कहाँ बनेगा, तो इन्फिनिटी पे बनेगा, बहुत दूर जाके बनेगा। तो देखो इन्फिनिटी पे बना दिया उसने। और कैसा बनेगा, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा बनेगा, और रियल इन्वर्टेड तो रहेगा ही रहेगा। तो ये 5 केसेस थे जहाँ पे हमने रियल और इन्वर्टेड वाला केस देखा था। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा भी आपने फोकस के आगे किया, मतलब फोकस और पोल के बीच में कहीं भी रख दो, तो आपका वर्चुअल बन जाएगा इमेज। देखो पिक्चर उसने दिया हुआ है कि यहाँ पे कैसा बनेगा, वर्चुअल बन जाता है। ये डायग्राम याद रखना है, इसका आप प्रैक्टिस कर लो बनाने का, क्योंकि एग्जाम में कोई भी डायग्राम आपको दे सकते हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो अच्छे से राउंडर, पेंसिल, स्केल, इरेजर सबका यूज करके, फ्री हैंड नहीं बनाना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपका वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब सीधा सीधा बन रहा है, जैसा ए बी सीधा था वैसा ही ये भी सीधा है, ठीक है। तो ये टोटल 6 डायग्राम थे, जिसमें से पहला 5 आपका रियल और इन्वर्टेड है, और लास्ट वाले केस में वर्चुअल और इरेक्ट है, जब हमने फोकस के आगे ऑब्जेक्ट को लेके चले गए, ठीक है। नेक्स्ट अब यूजेज दिया इन्होंने कि कॉनकेव मिरर का क्या क्या यूजेज है। तो कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, हम टॉर्च में यूज करते हैं, सर्च लाइट्स, व्हीकल्स हेडलाइट, ठीक है, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा कि सारे लाइट जो निकलेंगे पैरेलल निकलेंगे, दूर तक जाएंगे। दे आर ऑफन यूज एज ए शेविंग मिरर, हम शेविंग मिरर में भी यूज करते हैं, टू सी लार्ज इमेज, ताकि हमारा इमेज थोड़ा बड़ा दिखे। द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, डेंटिस्ट भी यूज करते हैं इसीलिए, ताकि उनका इमेज, हमारे दांतों का इमेज बड़ा दिखे, ताकि डेंटिस्ट को अच्छे से समझ में आए। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस, जो सोलर फर्नेस होते हैं बड़े से, उसमें भी यही किया जाता है, ताकि सन रेज को क्या किया जाए, कंसंट्रेट किया जाए, तो वो हीट हो जाए। अब सेकेंड नंबर पे आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में आपको 2 ही तरह के इमेज है, ठीक है, जिसमें इसमें पहले वाले में आपने 6 तरह का देखा है, इसमें 2 ही तरह का बनेगा। तो क्या क्या दिया है इन्होंने, तो आप देख सकते हो, वी कंसिडर 2 पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 2 ही तरह का पोजीशन इन्होंने कंसिडर किया, एक सीधा इन्फिनिटी पे रख दिया है, और एक कहीं भी रख सकते हो, ठीक है, बस मिरर के नज़दीक होना चाहिए। तो पहला जब इन्फिनिटी पे रखोगे तो सारे पैरेलल लाइट्स आएंगे, तो इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा, लाइट्स जब आएंगे वो तो रिफ्लेक्ट होके चले गए वापस, लेकिन इसको एक्सटेंड करोगे तो सारा फोकस पे बनेगा। तो इसका इन्होंने टेबल यहाँ पे अच्छा दिया कि इमेज के नीचे ही दिया है, पिछले वाले में ऐसा नहीं किया था उन्होंने। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बना, फोकस पे बनेगा, कहाँ पे, तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना है, और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनेगा, पॉइंट साइज, और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, क्योंकि रियल बनने का चांस ही नहीं है, हम स्क्रीन पे नहीं ऑपरेट कर सकते हैं। और हमने थोड़ा नज़दीक लेके आ गए, मतलब बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इसने ऐसा लिखा है कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो यहाँ से पैरेलल लाइट गई, वो वापस चली गई, इसको एक्सटेंड किया तो वो फोकस से चला गया, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइट है, दोनों छोटा सा, फोकस से पी और एफ के बीच में हमारा इमेज बनेगा, छोटा ही बनेगा, डिमिनिश्ड है, पी और एफ के बीच में है, और वर्चुअल इरेक्ट। तो सेकेंड वाले कन्वेक्स मिरर में बस आपको इतना याद रखना है कि कन्वेक्स मिरर में आपका जो इमेज होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, चाहे हाईली डिमिनिश्ड बोलो या डिमिनिश्ड बोलो, और वर्चुअल और इरेक्ट तो होगा ही होगा। तो ये इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद यू हैव सो फार स्टडी द इमेज फॉर्मेशन में प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा ऐसा उन्होंने दिया हुआ है। क्या क्या हमने अब तक पढ़ लिया है। अब
जैसे हम चाहे तो यू कैन सी ए फुल लेंथ ऑफ इमेज ऑफ ए टॉल बिल्डिंग। अब कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, उसका हमें इमेज अगर देखना है तो हम जाहिर सी बात है क्या यूज करेंगे, तो कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर में हम सब कुछ देख सकते हैं। जैसे कार की ड्राइविंग में जो साइड मिरर होता है आपका, तो साइड मिरर में क्या होता है कि पीछे 4-5 गाड़ी हो, कुछ भी हो, सब कुछ दिख जाता है उस मिरर पे। मतलब नॉर्मल मिरर यूज करोगे तो आपको जैसा एक ही कार शायद दिखेगी या 2 दिखेगी मैक्सिमम, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर यूज करने का मतलब क्या है कि बड़े बड़े जितना भी बड़ा वहाँ पे फील्ड व्यू है वो सारा का सारा इमेज हमें उस मिरर पे दिखने लगता है। उन्हें भी लिखा है कि वन सच मिरर्स इज फिट इन ए वॉल ऑफ आगरा फोर्ट फेसिंग ताजमहल। आगरा फोर्ट में भी एक ऐसा मिरर यूज किया गया है जिससे उस मिरर में हम लोग ताजमहल को देख सकते हैं। इफ़ यू विजिट, तो अगर कुछ बच्चे अगर आगरा गए होंगे या आगरा के हैं इसमें से, तो वो भी बता सकते हैं कि हाँ ताजमहल का इमेज हमने देखा हुआ है। अब इसका यूज क्या है कॉन्वेक्स मिरर का, तो सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया, कार में होता है रियर व्यू मिरर्स यूज इन व्हीकल्स। These mirrors are fitted on the sides of the vehicles, enabling the driver to see traffic behind him or her, facilitate safe driving. Convex mirror are preferred because they always give an erect image. अब convex mirror क्यों यूज करते हैं कि सीधा इमेज दिखाए। कॉनकेव यूज कर लिया तो उल्टा दिखने लगेगा, तो इसलिए सीधा भी दिखाए और ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए। मतलब पीछे 4-5 गाड़ी है, सबका इमेज हमें दिखना चाहिए। 2 डिमिनिश्ड इमेज, छोटा इमेज दिखता है। ऑल्सो दे हैव ए वाइडर फील्ड व्यू। वाइडर फील्ड व्यू मतलब पीछे जितना भी बड़ा एरिया है सारा का सारा हमें उस मिरर में इमेज दिख जाता है। दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स, दस कॉन्वेक्स मिरर इनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विथ ए प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से उतना पॉसिबल नहीं है जितना कि कॉन्वेक्स मिरर से है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। ये पूरा चैप्टर मैं 3 पार्ट में बनाने वाला हूँ। ठीक है, अगर इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने इंस्टाग्राम पे चैनल भी बनाया है, आप उससे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी डाउट अपने पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो उसको क्या करना है, उसको सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ